अच्छा, ऑर्डर कंडीशन में हमारे पास दो डेफिनेशन थी। बाय फर्स्ट डेफिनेशन जो इक्वेशन हमारी आइडेंटिफाइड होगी उसे लाजमी तौर पे m-1 वेरिएबल एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, यानी वो वेरिएबल जो कि मॉडल में दूसरी इक्वेशन में तो होंगे लेकिन उस कंसर्न इक्वेशन में नहीं होंगे। दूसरी सूरत हाल ये थी कि हमारा जो एक्सोजिनस वेरिएबल है मॉडल के अंदर वो लाजमी तौर पे ग्रेटर देन और इक्वल होने चाहिए अगर हम उस इक्वेशन के एंडोजिनस वेरिएबल में से एक माइनस कर दें। अब ये दोनों डेफिनेशंस हमें सेम रिजल्ट देती हैं और इनको आप कह लें नेसेसरी कंडीशन का भी नाम दिया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है कंडीशन उसको जो है ना वो हम कहते हैं रैंक कंडीशन का नाम दिया जाता है। जो रैंक कंडीशन होती है वो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होती है। यानी बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे पास जो ऑर्डर कंडीशन होती है उसके तहत हमारी इक्वेशन जो है वो आइडेंटिफाइड होती है, लेकिन जब हम रैंक कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वही इक्वेशन जो है ना वो हमारी अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन जो है ना वो हो चुकी होती है। अब रैंक कंडीशन में करते क्या हैं हम? रैंक कंडीशन में सिंपल जो हमारे पास एक मेथड होता है वो मेथड ये होता है कि एक इक्वेशन जो है वो उस वक्त आइडेंटिफाइड कहलाती है अगर वो कम से कम जो है आप कह लें कि वन नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट उसका जो है ना वो होना चाहिए अगर हम उसका रैंक जो है ना वो लेते हैं। और रैंक अगर हम मैट्रिक्स का लेते हैं तो वो ये रैंक होगा m-1 और इसी तरह से m-1। ये चूंकि जब हम रैंक की बात करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो m-1 और m-1 जो है ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है ना वो जाहिर कर रहा होता है। तो यानी मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मॉडल है और उस मॉडल में हमारे पास जो एंडोजिनस वेरिएबल हैं वो हैं हमारे पास 4। अब अगर 4 में से एक हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 होगा हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर होगा जिसको हम आप कह लें कि डायमेंशन भी कहते होते हैं, ऑर्डर का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 3/3 का जो है ना वो एक हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रैंक कंडीशन में हमने करना क्या होता है, हमने एक आप कह लें कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का एक मैट्रिक्स बनाया हुआ होता है, उस मैट्रिक्स का आप कह लें कि हम ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट लेते होते हैं वो उस ऑर्डर का जो है ना वो अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारी वो जो इक्वेशन होगी वो आइडेंटिफाइड होगी। और अगर ज़ीरो नहीं आती, यानी अगर ज़ीरो से अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो फिर आप कह लें कि अनआइडेंटिफाइड इक्वेशन होती है, और अगर ज़ीरो से ग्रेटर देन आ जाता है तो फिर ओवर आइडेंटिफाइड होती है। यानी फिर वो हमारा जो रैंक होता है ना वो लाजमी तौर पे पूरा हो रहा होता है, यानी वो उसकी कंडीशन जो है ना वो फुलफिल हो रही होती है। अब इसमें आपके पास गुजराती की बुक होगी, उस बुक में आपने देखा होगा कि हमें एक मॉडल दिया हुआ है, उस मॉडल को फिर सॉल्व किया गया है और आफ्टर सोल्यूशन जो है वो बताया गया है कि उसमें आप कह लें कि कैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है ना वो बन जाता है। वो मैट्रिक्स डायरेक्ट इरफान शेयर कर सकते हो यार ये, क्योंकि वो मैट्रिक्स इस तरह लिखा नहीं जाना। नहीं, शेयर नहीं हो सकता आज। अरेंज किया है और उसकी अरेंजिंग में हुआ क्या है कि हमने ये अगर आप देखें आप लोग तो ये हमारे पास आप कह लो कि है इक्वेशन नंबर दिया हुआ है, यानी जो इक्वेशंस हैं इधर हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ना वो दो एंडोजिनस वेरिएबल हैं y1 और y2, और इसी तरह से जो एक्सोजिनस वेरिएबल है हमारे पास वो आप कह लो कि जो वेरिएबल्स हैं वो हैं हमारे पास x3 और x4 जो है। हाँ, ये हमारे पास एंडोजिनस वेरिएबल हैं, ये दो जो है वो y1 और y2, और इसी तरह से y3। ये तीन इक्वेशन है तो तीन हमारे पास एंडोजिनस वेरिएबल है, बल्कि y4 भी है। और ये जो x1 और x2 और x3 ये तीन जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं। अब चार हमारे पास इक्वेशंस हैं तो चार ये हमारे पास एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं और तीन हमारे पास जो है ना वो एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं। अब हमने करना क्या है? अब करना हमने ये है कि हमारे पास चार इक्वेशंस हैं
और उन चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का हमने जो है ना वो आप कह लें कि चेक करना है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। कोई एक बंदा मुझे बता दे कि मैं किस इक्वेशन का करूँ। आप थर्ड वाली का करें। थर्ड वाली का करते हैं। जिस इक्वेशन का हमने एक मिनट जी फोर वाली का करें आप, क्योंकि पहले तीन का आंसर 0 आ रहा है और फोर वाली मेरा प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं शेयर कर दूं। जो इक्वेशन जो है हमने जिसका चेक करना है ना हमने ऑर्डर कंडीशन के तहत, उस इक्वेशन पे हमने जो है ना वो पेंसिल फेरनी है, ठीक है। उसकी रो को जो है ना वो हमने एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि उस इक्वेशन के अंदर जो नॉन जीरो पैरामीटर्स होंगे उनको भी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो से मुराद ये है कि इसी तरह से ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा और एक हमारे पास ये वाला ख़त्म। समझ लग गया होता। यानी हमने क्या किया कि चौथी इक्वेशन की हमने चेक करनी थी आइडेंटिफिकेशन बाय यूजिंग रैंक कंडीशन। तो हमने क्या किया कि जो चौथी रो थी उसको एलिमिनेट कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या किया कि जो चौथी इक्वेशन के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे, यानी जिनमें ज़ीरो नहीं था, जैसे बीटा 4 1, बीटा 4 2 1 और माइनस गैमा 4 3, इसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ लग गई सबको? जी। अब पीछे बचा क्या? पीछे हमारे पास बचा ये देखें, माइनस बीटा 1 3, माइनस गैमा 1 1 और 0। ये हमारे पास पहला, आप कह लें कि ये बेशक वैल्यूज आप अपने पास लिख लें आप लोग। यानी हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा चौथी इक्वेशन का, वो मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। जो हमारे पास पैरामीटर्स बच गए, जो वैल्यूज बच गई हैं हमारे पास, तो वो वैल्यूज हमारे पास बनी है माइनस बीटा 1 3, माइनस गैमा 1 2 और 0। ये पहली रो बन गई। दूसरी रो में है माइनस बीटा 2 3, उसी तरह से माइनस गैमा 2 2 और जो नेक्स्ट आ रहा है 2 1 और इसी तरह से गैमा 2 2, यानी माइनस गैमा 2 1 और माइनस गैमा 2 2। फिर उसके बाद जब हम थर्ड पे आते हैं तो वो हमारे पास बनता है 1 माइनस गैमा 3 1 माइनस गैमा 3 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो है ना वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक समझ लगी है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है तो बताओ, ताकि नेक्स्ट जो है ना वो जाए। नहीं, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है जी, सबको? क्लियर है मैम? आसफा आपको समझ लग रही है मैम? कोई मसला तो नहीं है मैम? नहीं फैजान भाई, समझ आ रही है। चलें, इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। मैं ज़रा ना वीडियो पॉज करने लगा हूँ, ज़रा सब अपने रजिस्टर पे ना एक दफ़ा डिटर्मिनेंट इसका लेके चेक करें प्लीज़। रिकॉर्डिंग में एक दफ़ा रोक देता हूँ। अच्छा, ये जो हमने अब देखें, ये जो हमने निकाला है ना हमारे पास वो 3/3 का मैट्रिक्स आ गया जो कि हमने निकाला है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, बेसिकली करना हमने ये है कि हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे, ये आप कह लो कि इसकी अलामत को जब नीचे एक स्टेप हम करेंगे तो ये सीधी बार्स जो है ना वो हम बनाएंगे, जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट के एक साइन होगा। नायला, अभी आप पूछ रही थी कि हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप रो एक्सपेंशन कर लें या फिर आप कॉलम एक्सपेंशन कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। कौन सी रो चूज करनी है वो भी आपकी अपनी मर्जी है, कौन सा कॉलम चूज करना है वो भी आपकी अपनी मर्जी है। पूरा मैट्रिक्स एक्सपेंड करना चाहें वो भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा। तो सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि आप मैट्रिक्स को फर्स्ट रो पे एक्सपेंड करें। ठीक है, अब फर्स्ट रो पे एलिमेंट्स देखिए, ये जरा गौर से समझ लीजिए सारा, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट अब मैं जरा शेयर करने लगा। ये जो एलिमेंट है माइनस बीटा 1 3, ये वाला मैट्रिक्स में, इसको हम जनरल टर्म में जब कहते हैं तो ये हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल A1 1, यानी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये जो माइनस गैमा 1 2 है इसको हम कहते होते हैं A1 2, फैजान भाई यानी माजूद ये आपकी हमारी बात काट रहा हूँ। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। जी
अच्छा, ये जो हमारा सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ये माइनस लैम्डा 1 2 है या 1 1 है? जो भी है मतलब भाई जी शराफत है, मेरा भी मतलब यही लैम्डा नॉन क्वेश्चन है, जीरो है, मुझे मेरा नॉन ख्याल है कि ये जीरो है। 1 1 है, ये ये 1 1 होगा है शायद। होगा वो, मतलब वो गलती हो, क्योंकि मुझे नींद भी काफी आई हुई है, तो हो सकता है 1 चलो 1। चलो ठीक। समझाना चाह रहा हूँ कि नॉन जीरो तो है ना, जी बाकी 1 1 है या 1 2 है। इसी जी तरह ठीक। ये जो जीरो है ये हमारे पास जो जनरल टर्म में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है A13, ठीक है जी। इसका मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट में मैंने 1 1 1 2 और 1 3 लिखा है ना, ये बेसिकली ऑर्डर या डायमेंशन को जाहिर कर रहा है। जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट होता है ना, ये रो को जाहिर करता है, जो सेकंड डिजिट होता है ये हमारा कॉलम को जाहिर कर रहा होता है। अब A11 से मुराद ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, A12 से मुराद ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। इसी तरह से इसको आप A21 कहोगे, इसको आप A22 कहोगे, इसको आप A23 करोगे, ये सिंपल है। जब आप माइनर को फैक्टर लेते हैं तो मैंने कहा कि -1 की पावर बनानी है रो प्लस, यानी जो सबस्क्रिप्ट में होगी, प्लस कॉलम। तो -1 की पावर जब आप 1 जमा 1 करोगे जवाब 2 आएगा, तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यानी वो सबस्क्रिप्ट्स जिनको ऐड करने से हमारे पास पॉजिटिव बन रहा हो रिजल्ट, उसका जब हम आप कह लें कि लेते होते हैं वो उसके साथ पॉजिटिव का साइन आता है, बाकी सब के साथ जो है ना वो नेगेटिव का साइन जो है ना वो आ जाता होता है। अब हमने क्या किया, हमने एक्सपेंड किया इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के ऊपर। फर्स्ट रो का फर्स्ट निशान भाई, हम लेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम जो है ना वो उठा के यहाँ पे लिख देंगे। एक्सक्यूज मी निशान भाई, हाँ हाँ अगर जी जी। यहाँ पे ये माइनस प्लस के साइन ना दिए हों तो जो रूल है वो यही है ना कि पहला जो है जैसे ये बीटा वन 3 है, इसके साथ प्लस आएगा, फिर गामा 1 1 के नाइला साथ। नाइला, अच्छा छोड़ दो वो दूसरा रूल, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। मैंने यही बताया कि ये A11 है, तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 बनता है, -1 की पावर 2 उसका रिजल्ट जमा आता है। 1 को 2 में जमा करेंगे यानी ये यहाँ पे ये जो आएगा ये 1 2 आएगा। इसको नहीं देखना, जो जनरल बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, अगर 1 2 ने कोई भी दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। तो 1 + 2, 2 और 1 3, तो 3 -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, अगले के साथ नहीं आएगा क्योंकि वो A22 है, 2 को 2 में जमा करेंगे 4 बनेगा, सिंपल सी बात है। जिनके सबस्क्रिप्ट्स को ऐड करें, ये नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये A11 है, इसको हम करते हैं कि ये A12 है और ये A22 है, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। तो उस सूरत में जो है ना वो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के जो है ना वो साइन लेने हैं। अगर आपने झटका तरीका लगाना है तो फिर वो यही है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, यानी एक एक छोड़ के एक पॉजिटिव होता जाएगा, एक नेगेटिव होता जाएगा, फिर ये झटका तरीका लगा लो। ठीक है जी। अब जी जी ठीक। हमने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखा -β13। अब हम करेंगे क्या, जिस एलिमेंट को हमने पहले लिखा है वो वाली रो भी खत्म कर दें, वो वाला कॉलम भी खत्म कर दें, जो बाकी 4 डिजिट्स बचेंगे उसको तरतीब वाइज आप डिटर्मिनेंट में यहाँ पे लिख लें। ठीक हो गया जी। फिर क्या करेंगे, ये हो गया काम। फिर वही जो मैंने अभी तरीका बताया है कि दरमियान में माइनस लगा लें, और दरमियान में माइनस लगाने के बाद आप ये करें कि फिर आपने ये वाला जो है ना एलिमेंट, ये जो दूसरा है, क्योंकि हम रो पे एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको आपने उठा के ये यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये माइनस यही समझ लें कि फार्मूले वाला है, उसके साथ आपने जो है ना वो ये वाला लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि चूंकि हमने ये वाला एलिमेंट लिया है, ये वाला जो है, तो इसके लिए अब हम ये कॉलम, क्योंकि ये इस कॉलम के अंदर है और रो इसकी पहली बनती है, इस रो के ऊपर पेंसिल फेर देंगे। अब ये हम नहीं लेंगे, बाकी जो बचेंगे 4, 2 ये वाले, 2 ये वाले, इनको तरतीब वाइज उठा के हम यहाँ पे लिख के 2/2 का मैट्रिक्स बना देंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ये करेंगे कि पहले 2 पे कर लिया, अब हम तीसरे पे करेंगे, ये हमारे पास थर्ड वन है। तो जब इसका लेंगे तो एक तो ये कॉलम खत्म हो जाए, रो खत्म हो जाएगी, और फिर ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। अब ये सिफर है, यानी सिफर हमने उठा के यहाँ पे लिखा है,
अब आपका जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा, अब इतना तो आपको पता ही होगा कि जो भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा उसको जब सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सिफर ही आना है। तो इतने ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके इसको ज़ीरो लिख के जान छुड़ा रहे हैं मतलब जो है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इन डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। इन डिटर्मिनेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका जो मेथड है वो भी बहुत ईजी है। वो हम क्या करेंगे, ये ज़रब ये डिमांड, यानी डिमांड की मल्टीप्लिकेशन, डिमांड कर्व जैसे होता है, माइनस सप्लाई की मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, दरमियान में माइनस, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, डिमांड की मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, माइनस दरमियान में, सप्लाई की मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, अब नॉन ज़ीरो। यानी अगर आप इसको देखें ना इस डिटर्मिनेंट का, तो इस डिटर्मिनेंट का जो हमारा रिजल्ट आता है वो नॉन ज़ीरो आता है। तो चूंकि रिजल्ट हमारे पास नॉन ज़ीरो है, लिहाजा हमारा जो m-1 रैंक वाली कंडीशन होगी वो फुलफिल हो रही होगी। यानी जो हमारे इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो m-1, यानी जो हमारे पास 3, चूंकि यहाँ पे हमें दी गई हैं वो क्या कहते हैं एंडोजिनस चार एंडोजिनस वेरिएबल है, तो 4 में से 1 निकालें तो 3 रैंक बनता है। तो इसका चूंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये वाला, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ, लिहाजा हमारा जो m-1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लिहाजा हमारी जो चौथी इक्वेशन होगी वो आपकी जो है ना वो आइडेंटिफाइड इक्वेशन जो है ना वो कहलाएगी। बस ये सिंपल सी बात है। अब तो फैजान भाई ये सिफर आ जाता है इसका आंसर, फिर क्या करेंगे डिटर्मिनेंट? अगर 0 आ जाए भाई शराफत, जी जी 0 आ जाए सबका, तो फिर ये अनआइडेंटिफाइड होगी, फिर m-1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब फिर वो रैंक जो है ना वो पूरा नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल ना आए तो फिर आइडेंटिफाइड, अगर 0 के इक्वल आ गए फिर अनआइडेंटिफाइड। तो ये थी रैंक कंडीशन। इसको आप कह लें। अच्छा इसमें एक और फैजान भाई माजरत, जी इसका जी, नहीं फर्दर तो नहीं है इसको एक्सप्लेन करना? ओ नहीं, फर्दर आगे इसके प्रॉपर्टीज को लिखी हुई है तो वो बुक में से देख लेंगे। मतलब इसको ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और इसकी ये खूबी ये होती है कि ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं है। ये हमें ये नहीं बताता कि आपकी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है या जस्ट आइडेंटिफाइड है, इसका हमें नहीं पता चलता। वो देखने के डिटर्मिनेंट को तो नहीं ना हमने आगे ये जो हमने ना यहाँ ना पे ना ये ना ना भाई शराफत ना, वो कोई जरूरत, बस ये साबित करना था कि ये 0 नहीं हुआ, दैट्स इट। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है या जस्ट आइडेंटिफाइड है, तो उसके लिए फिर हमें ऑर्डर कंडीशन का जो है ना वो सारा लेना पड़ेगा। अब बताएं रैंक कंडीशन में कोई मसला है? नहीं, क्लियर हो गया। जी, और क्या कर रहे हैं? होजमैन टेस्ट। हाउस में स्पेसिफिकेशन टेस्ट। हाउस में स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो है ये दो तरह से जो है ना वो होता है। एक साइमल्टेनिटी चेक करने के लिए, दूसरा यानी एंडोजिनिटी चेक करने के लिए, दूसरा एक्सोजिनिटी जो है ना उसको चेक करने के लिए। आप लोगों को रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस का पता होगा। हम सबसे पहले यही करते हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म